नमस्कार, दोपहर 2 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। सबसे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आज से जारी हुई अधिसूचना। नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू, 25 अक्टूबर तक होगा नामांकन। आज बहराइच में कड़ी चौकसी के बीच अदा की गई जुम्मे की नमाज। अब तक बहराइच बवाल में 50 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है गिरफ्तारी। आज छठे आरोपी मोहम्मद अफजल उर्फ कल्लू को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रेलवे बोर्ड ने यात्री ट्रेनों में एडवांस बुकिंग समय 120 दिन से घटाकर 60 दिन किया। विदेशी पर्यटक के लिए समय सीमा 365 दिन, 31 अक्टूबर तक की सभी बुकिंग यथावत। प्रयागराज में डेंगू मरीजों का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभागों की फाइलों में डेंगू के 145 मरीजों का जिक्र किया गया है। ये वह मरीज हैं जो एलाइजा टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं। उन्नाव पुलिस का खुलासा, जाली नोट छापने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस ने तलाशी के दौरान 2,95,000 के जाली नोट पकड़े हैं। और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आज से अधिसूचना जारी हुई है। आज से 9 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। जहां भाजपा ने किसी भी सीट पर अभी तक एक भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। अभी तक सपा और बसपा ने कुछ सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। कांग्रेस को अभी भी अपनी भागीदारी का इंतजार है। 25 अक्टूबर तक इन सीटों पर पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे। 28 अक्टूबर को पर्चों की जांच होगी। 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे, जहां 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना होगी। तो वहीं बहराइच में हिंसा मामले में आज एक और आरोपी की पुलिस ने गिरफ्तारी की है। बहराइच में भले ही अभी शांति व्यवस्था बनी हुई हो, लेकिन पुलिस की निगाह आज होने वाले जुम्मे की नमाज पर लगी है। भारी पुलिस बल पूरे इलाके में तैनात किया गया है। किसी भी स्थिति से निपटने की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन कल के एनकाउंटर और गिरफ्तारियों के बाद रामगोपाल मिश्रा का परिवार इतनी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिख रहा है। उनके पिता, पत्नी और परिवार के लोगों ने कहा कि जिस तरीके से रामगोपाल मिश्रा की हत्या की गई है, इस तरीके से उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए। तो पुलिस के लोग ना जाते होंगे, बयान की चाहतों का हुई। हाँ तो पूछ लीजिए का क्या है आप लोग जो कार्रवाई अब तक हुई उससे संतुष्टि है आपको? संतुष्टि नहीं, क्योंकि जो में हमारा लड़का मारा गया है उन्हें मारा जाए तो हमका संतुष्टि। बाकी ज्यादा पूछे फायदा का। बेटा क्या है? मतलब हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से मेरा भाई मारा गया था उसी तरीके से उनको भी मारा जाए। और ये जो दिखा रहे हैं ये सब मतलब सुरक्षा साफ दिखा रहे हैं। और हल्दी के जो पुलिस है तरीके से हमारे पति को मारा गया उसी तरीके से मारा जाए। जितनी बेदर्दी मौत उन्हें मिली उतनी बेदर्दी से उन्हें भी मारा जाए। दिन में जरा सा भी रहम ना रहे। एक गोली मार के हमें ये ना दिखाएं कि मतलब ये मर गए। हमें उतनी गोली चाहिए जितनी गोली हमारे पति के सीने में थी। एक गोली नहीं देखनी है, हमें उतनी गोली देखनी जितनी गोली हमारे पति के सीने में थी। पैर पे नहीं थी, सीने में थी। सीने में गोली देखनी है बस। ये मृतक रामगोपाल मिश्रा का गांव है और ये पीछे उनके परिवार के लोग थे, संतुष्ट नहीं है। इनको लगता है कि जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए उस तरीके से नहीं हुई और इनका मानना है कि जिस तरह उनके बेटे की या उनके पति की हत्या की गई है उसी तरह उनको भी दंड दिया जाए। गांव के लोग भी नाराज हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि कानून व्यवस्था बना रहे, कोई ऐसी स्थिति ना आए कि दोनों धर्मों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो। आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज है, इसलिए और अलर्ट पर पुलिस को रखा गया है। कैमरामैन विवेक कश्यप के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, बहराइच। लेकर के उसकी शुरुआत हो चुकी है।
इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को चंडीगढ़ के हरियाणा सिविल और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बहराइच से हमारे सहयोगी रामेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि जानकारी देंगे। रामेंद्र सिंह जी, अभी वहां पर किस तरह का माहौल है, क्या कुछ अपडेट है? सुरेंद्र कुमार चौधरी को और वाणिज्य उसके आसपास के चौराहों पर पुलिस लगाई गई है। सारे आने जाने वालों के लिए बैरिकेडिंग की गई है। बिना उनके आधार कार्ड या कागज देखे बिना अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि पुलिस सारे एहतियाती कदम इसलिए उठा रही है कोई अलग से घटना न हो। और जो जिन आरोपियों को कल गिरफ्तार किया गया था उनको सीडीएम प्रतिभा चौधरी के घर पर ले जाकर के हाजिर किया गया है और वहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अभी तक पूरी तरीके से बहराइच में शांति बनी हुई है, कहीं से भी किसी प्रकार की घटना या दुर्घटना की सूचना नहीं है। जी रामेंद्र जी, क्या अभी इस मामले को लेकर और भी गिरफ्तारियां हो सकती है? देखिए पूजा, जो घटना है उसमें 12 मुकदमे पुलिस ने लिखे हैं और एक मुकदमा केवल रामगोपाल मिश्रा की जो हत्या हुई उस पर लिखा गया। उसमें भी अज्ञात लोगों की संख्या है, तो जाहिर है कि जैसे जैसे इंट्रोगेशन होता जाएगा, जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है उनसे कई नाम सामने आए होंगे तो उनकी भी गिरफ्तारियां की जाएंगी। बाकी जो मुकदमे हैं उनमें भी काम शुरू किया, जैसे 60 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है, लेकिन 1000 लोगों को नामजद किया पुलिस ने। ये गिरफ्तारियां बढ़ेंगी और हर मुकदमे की अलग अलग गिरफ्तारियां हैं वो भी की जाएंगी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अभी गिरफ्तारियां, और पुलिस के पास अभी बड़ा काम है उस पूरी घटना का पटाक्षेप करने में, इसको ओपन करने में कि क्या किस तरीके से घटना घटी थी। तो पुलिस उस पर लगी हुई, इसमें एसटीएफ को लगाया गया है, एटीएस लगी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर अलर्ट रखा गया है, लोकल पुलिस, लोकल इंटेलिजेंस लगा है। तो पुलिस पूरी तरीके से सक्रिय और काम कर रही है। पूजा, अभी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वहां पर कैसा माहौल बना हुआ है, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं रामेंद्र जी? देखिए पूरी आपको बताया कि इसको जोन में बांट दिया गया है, सेक्टरों में बांट दिया गया है। 4 आईपीएस अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कहीं भी किसी प्रकार की घटना न होने पाए, और सुरक्षा का व्यापक बंदोबस्त है। हर जो पूरा 20 किलोमीटर के रेडियस है जहाँ घटना हुई थी उस घटना की वाले एरिया में पूरी तरीके से बैरियर लगा दिए गए हैं। लोगों के आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है। और अभी जो महाराजगंज का जो इलाका उसी से हम गुजर रहे हैं, पूरी तरह सन्नाटा है, क्योंकि 2 बजे के आसपास जुमे की नमाज होती है तो कोई घटना ना हो। पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी और पूरा बाजार बंद है। जो दुकानें खुली थी वो भी बंद है इस समय, और यहाँ ब्लैक कैट कमांडो को लगाया गया है। इस तरीके से सारी व्यवस्था करके रखी गई है कि कोई घटना या दुर्घटना न होने पाए किसी भी तरह की। रामेंद्र जी, जो एनकाउंटर हुआ है, आरोपी हैं, उनके परिजनों का क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर? देखिए इनकाउंटर जो हुआ उनके परिजनों से कोई बात करने का औचित्य नहीं है, क्योंकि उनके परिवारों में कोई नहीं है। और जो घटना रामगोपाल के परिवार में हुई, रामगोपाल मिश्रा के परिवार ने थोड़ी संतोष जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई कम है, इससे बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारे बेटे की जिस तरह हत्या की गई है उनका दुख है और उनका कष्ट भी है कि बेटे की हत्या की गई, तो वो बड़ी कार्रवाई की अपेक्षा कर रहे हैं। हर सरकार से अलग अलग अपेक्षाएं होती, सरकार ने ये अपेक्षाएं जनता की बढ़ाई है, इससे जनता को सरकार से अपेक्षा है कि एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई है। वो अभी असंतोष परिवार में दिख रहा है। पूजा, क्योंकि देखिए अभी रामेंद्र जी इसमें सियासत भी देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव कहीं ना कहीं से इसे लेकर अपना जो बयान है वो कर रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर है, कानून व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त नहीं है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए अखिलेश यादव अपने समय की कानून व्यवस्था को याद करते तो बेहतर होता कि किस तरीके की घटनाएं होती थी। रेप जैसी घटनाओं में पुलिस कार्रवाई नहीं करती थी और आजम खां की भैंस खोद रही होती थी। तो अखिलेश यादव के बयानों पर बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं। उनको राजनीति करनी है तो वो राजनीति करेंगे, उनको वोट बैंक तय करना है वो वोट बैंक तय करेंगे। लेकिन जो सरकार चुन के आई है, दोबारा चुन के आई है, उसकी जिम्मेदारी जनता के प्रति है कि जनता कैसे सुरक्षित रहे, कैसे आपस में भाईचारा बना रहे, कौन अपराधी उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई हो। तो सरकार अपने हिसाब से तय करती है, अखिलेश यादव के हिसाब से नहीं तय करेगी। अखिलेश यादव को बयान देना राजनीति को तो दे सकते हैं। पूजा,
रामेंद्र जी, क्योंकि बुलडोजर को लेकर भी जानकारी सामने आ रही, जो आरोपी हैं प्रशासन की तरफ से उनके घर को चिन्हित किया जा रहा है, लाल निशान लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर ये मात्र जानकारी है कि अफवाह है? अगर इसको आप पुष्टि कर सके। नहीं, अभी तक बुलडोजर को लेकर कोई कार्रवाई नहीं और कोई लाल निशान नहीं लगाया गया। हम यहीं पर है, महाराजगंज में एक खड़े हैं जहां घटना घटित हुई थी, कोई लाल निशान नहीं लगाए गए। इस तरीके की अफवाहें हैं, इन पर ध्यान बिल्कुल न जनता दे और न ही हम लोग इस तरीके की बातें करें, क्योंकि कोई निशान नहीं लगाया गया। हाँ, अगर अभी चिन्हांकन होगा, अगर ग्राम समाज की जमीन में होगा, अवैध निर्माण किया गया होगा, तो सरकार उस पर कार्रवाई कर सकती है। अगर उन्होंने अपनी बूंद पर बनाया है तो शायद कार्रवाई करना सरकार के लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें संविधान से और कानून से चलती है। तो ये अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है और न इस दिशा में कोई प्रशासन कदम उठा रहा। प्रशासन का पहला काम है कि पहले शांति स्थापित हो, उसके बाद कोई काम आगे बढ़ाए, कार्रवाई आगे बढ़ाएगी। रामेंद्र जी, क्योंकि परिजनों का जो रिएक्शन है वो सामने आया है एनकाउंटर को लेकर, अभी उतनी संतुष्टि नहीं जताई जा रही है। प्रशासन किस तरह का आश्वासन दे रहा है परिजनों को, इससे लेकर कुछ जानकारी? हमें लगता है कि प्रशासनिक अधिकारियों को परिवार से संपर्क करना चाहिए, जो उन्होंने नहीं किया कि एनकाउंटर के बाद। प्रशासन को लग रहा था कि हमने बड़ा काम कर लिया, कुछ की गिरफ्तारी की है, कुछ एनकाउंटर किया। परिवार के पास मैसेज लेकर जाना चाहिए कि देखिए कानूनी प्रक्रिया है, हम कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। आप उसको भरोसा देना चाहिए कि इनको कानूनी रूप से मेहनतें लगाने जा रहे हैं, बहुत कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो वो बात शायद प्रशासनिक अधिकारियों ने उनसे नहीं की है, जिसके कारण ये गुस्सा उनका सामने आया है। क्योंकि प्रशासन लगातार पहली प्राथमिकता की गिरफ्तारी वो हो गई, इनकाउंटर में दोनों लोगों के पैर में गोली लगी है। तो अभी स्टेप बाय स्टेप प्रशासन आगे की कार्रवाई कर रहा है। एसपी और डीएम ने कहा है कि हम इन पर रस्ते लगाएंगे, तो बड़ी कार्रवाई की तैयारी प्रशासन ने करके रखी है। और उनका बेटा गया है तो उनका गुस्सा लाजमी है, और वो कोई बात कहते हैं उसका बुरा भी मानने की जरूरत नहीं है, उनका गुस्सा होना चाहिए। रामेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए भारतीय रेलवे देश भर में हजारों ट्रेनों का संचालन कर रहा है। ये ट्रेनें बड़े बड़े शहरों से देश के सीमांत इलाकों तक चलती है। इसी वजह से भारतीय रेलवे को राष्ट्र की जीवन रेखा की संज्ञा दी जाती है। ट्रेनों में अक्सर काफी भीड़ देखने को मिलती है, इस कारण कई यात्री काफी पहले ही टिकट को बुक करा लेते हैं। हालांकि ट्रेनों में अभी तक एडवांस टिकट बुकिंग की समयावधि 120 दिनों की थी। वहीं भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियम में एक बड़ा बदलाव किया है। बदले गए नियम के अंतर्गत यात्री अब 120 की जगह 60 दिन पहले ही ट्रेन टिकट को बुक करा सकेंगे। इसको लेकर भारतीय रेलवे ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री के 20 अक्टूबर के प्रस्तावित वाराणसी दौरे को लेकर भाजपा में काफी उत्साह है। वाराणसी के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन पर वाराणसी को कई बड़ी सौगातें देंगे। तैयारियों के संदर्भ में बात की हमारे संवाददाता हरिकेश ने। प्रधानमंत्री वाराणसी के सांसद हैं, जितनी बार वाराणसी का दौरा करते हैं, सौगात देते हैं वाराणसी के लोगों को, उसके आसपास के जिलों को। मैं अभी एयरपोर्ट पर हूं। वाराणसी दौरे में 20 अक्टूबर को जो प्रधानमंत्री का है, उसमें एयरपोर्ट के लिए भी वो ढेर सारी जो विकास योजनाएं हैं, विकास के कार्य हैं, उनका भी शिलान्यास करेंगे। चूँकि कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है इस एयरपोर्ट के विकास के लिए और ज़्यादा क्षमता बढ़ाने के लिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एयरपोर्ट के जो वाराणसी एयरपोर्ट है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसके निदेशक पुनीत गुप्ता जी हैं। पुनीत जी, प्रधानमंत्री जी जो शिलान्यास करने वाले हैं, उसमें क्या क्या एयरपोर्ट की सुविधाएं हैं, बिल्डिंग हैं, और इससे क्या लाभ होगा वाराणसी एयरपोर्ट को खास तौर से? धन्यवाद। 20 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इस एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगे।
इस शिलान्यास ये पूरा प्रोजेक्ट करीब 2870 करोड़ का है, जिसमें कई नवीन सुविधाएं इस एयरपोर्ट पे दी जाएंगी, जिसमें इस रनवे का विस्तारीकरण है, एयरपोर्ट में नई टर्मिनल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, उसके अलावा एयरपोर्ट के अंदर नए इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कार्य किया जाएगा। इस विस्तारीकरण के बाद ये एयरपोर्ट की क्षमता करीब 10 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर की हो जाएगी। उसमें हमारे करंट अभी हम 10 हवाई जहाज़ों को खड़ी करने की व्यवस्था हमारे पास में है। इसके बाद हमारे पास 27 जहाज़ों को खड़ी करने की व्यवस्था भी बनेगी। इस नई टर्मिनल बिल्डिंग में करीब 75,000 स्क्वायर मीटर का एक नई टर्मिनल बिल्डिंग बनेगी, जिसमें बहुत ही अत्याधुनिक सुविधाएं, जिसमें सिक्योरिटी से रिलेटेड है, पैसेंजर फैसिलिटेशन से रिलेटेड है, सारी बेहतरीन सुविधाएं लगाई जाएंगी। और साथ में वाराणसी सिटी का जो काशी विश्वनाथ मंदिर का जो लुक है वो भी इसमें दर्शाया जाएगा। ये गुप्ता जी ने बताया कि विश्व के जो एयरपोर्ट हैं, आधुनिकतम एयरपोर्ट हैं, उनकी सारी सुविधाओं का समावेश होगा। विश्वनाथ की नगरी है, विश्वनाथ मंदिर का भी यहाँ पर लुक देखने को मिलेगा। और साथ ही प्रधानमंत्री की जो सोच है कि विकास के साथ विरासत, तो ये इस एयरपोर्ट पर विकास का कार्य होगा विरासत के साथ, क्योंकि यात्रियों के लिए सुविधाएं, जहाज खड़े करने की जो जगह है, क्षमता बढ़ेगी और यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होगी लगभग दुगना के। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़ वाराणसी। भारतीय बाल अकादमी की उत्तर प्रदेश शाखा का वार्षिक सम्मेलन लखनऊ में शुरू हुआ। 3 दिवसीय के सम्मेलन का उद्देश्य नवजात शिशुओं को कृत्रिम सांस लेने की कुछ ऐसे उपाय बाल रोग विशेषज्ञों को बताया जाए, जिससे बच्चों के बचने की संभावना बढ़ सके, उनका दूर दराज के क्षेत्र में इलाज हो सके और परिवार को कम आर्थिक संकटों का सामना भी करना पड़े। भारतीय बाल अकादमी के अध्यक्ष जी.वी. बसवराजा ने बताया कि हमारे प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले बाल रोग विशेषज्ञों में आधुनिक जानकारी का संचार किया जाए, जिससे वे बीमारियों के इलाज हो सके और बाल रोग विशेषज्ञों के बीच नए शोधों से होने वाली जानकारी का आदान प्रदान हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इस दिशा में बेहतरीन काम कर रही है। बेस्ड से हम उत्तर प्रदेश में आ जाए तो उत्तर प्रदेश में ये बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये तो उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा स्टेट है, ये लाइक वन कंट्री लाइक सिचुएशन है। इसका हम बहुत ज़्यादा मेहनत करना होता है। इधर का 2000 से ज़्यादा बच्चों का डॉक्टर है। हम हर बार इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस देके ये लोगों को ट्रेन करके, उसी के लिए हम सब स्टेट से आया हुआ, महाराष्ट्र से आया हुआ, कर्नाटक से आया हुआ, दिल्ली से आया हुआ, मध्य प्रदेश से आया हुआ, और सभी गुजरात से आया हुआ, वेस्ट बंगाल से आया हुआ, सब मिलके हम कैसा ये कर सकते, सब मिलके ये कर रहे हैं। उन्नाव पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने नकली नोटों के बड़े गिरोह का भंडाफोड़ कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2.95 लाख रुपए के नकली नोट, प्रिंटर, स्कैनर और अन्य उपकरण बरामद हुए हैं। 100 और 500 के नोटों के साथ लैपटॉप, पेपर कटर सिस्टम के साथ अन्य सामान बरामद हुआ है। पुलिस कप्तान ने खुलासा कर बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों में एक हरदोई व एक राजधानी लखनऊ का रहने वाला है। अभियुक्त गढ़ों के कब्जे से बरामद नोट जाली मुद्रा है। भारतीय जाली मुद्रा का प्रयोग किया जा रहा था। अभियुक्त गढ़ को गिरफ्तार कर पंजीकृत किया गया है। वहीं कुल नोटों की कीमत 2,95,000 बताई जाती है। ये थाना औरास व एसओजी टीम के द्वारा 2 इसमें अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक का नाम मोहम्मद शोएब और दूसरा फुरकान है। इन दोनों का जो एक वाइट कलर की जो गाड़ी थी उसमें जा रहे थे, चेकिंग के दौरान जब चेक किया गया तो इनके पास से फेक इंडियन करेंसी नोट्स जो कि 2,95,800 रुपये की वैल्यू के थे वो बरामद हुए हैं, जिसमें 500 के डिनोमिनेशन के और 100 के डिनोमिनेशन के ये करेंसी नोट्स जो हैं वो मिले हैं। इनसे कब्जे से इनसे हाई क्वालिटी एक स्कैनर, प्रिंटर जो है वो भी बरामद हुआ है। उसके साथ साथ इनके पास लैपटॉप, कटर्स और अन्य भी उपकरण बरामद हुए हैं जो कि ये फेक इंडियन करेंसी नोट्स बनाने में यूज़ करते थे। समाचार में वक्त तो चले एक और छोटे से ब्रेक का। खाए जाओ, स्वाद के चटकारे लेते जाओ, गली गली में है स्वाद। आहा, पेट पूजा तो बनती है, तो बेफिक्र होके खाते जाओ। कब्ज और उससे संबंधित तकलीफों का समाधान, बैद्यनाथ कब्ज आहार दे कब्ज में आराम, प्राकृतिक और सुरक्षित।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्र में विदेश राज्य मंत्री बनने के बाद पहली बार कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा मुख्यालय आए, जहां जिलाधिकारी और मुक्त विकास अधिकारी ने बुके देकर उनका स्वागत किया। यहां जिला पंचायत के सभागार में दिशा की बैठक में भाग लिए और बैठक की अध्यक्षता की। दिशा की बैठक में विधायक गौरा प्रभात वर्मा, विधायक मनकापुर रमापति शास्त्री, महमनौन के विधायक विनय कुमार द्विवेदी, कर्नलगंज के विधायक अजय प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख गढ़ मौजूद रहे। बैठक में जिले के विभिन्न विभागों के विकास से संबंधित अधिकारियों से चर्चा की और विकास के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। केंद्रीय मंत्री गोंडा में जाम से छुटकारा दिलाने के लिए करोड़ रुपए की लागत से बाईपास बनाने की मंजूरी दी। आज दिशा की ये बैठक थी, बहुत प्रमुख बैठक थी। इसमें जितने हमारे केंद्र की योजनाएं हैं उसका सबकी समीक्षा की गई। इसमें सारे जनप्रतिनिधि गण मौजूद थे, सारे आदरणीय विधायक गण मौजूद थे, हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख गण और यहाँ नगर पंचायत के क्षेत्र के अध्यक्ष लोग थे। सबने अलग अलग विषयों पे अलग अलग विभागों को लेकर जो कुछ उन्होंने अपने वो सुझाव दिए हैं, हर विभाग को लेकर बातचीत हुई है। इस जिले के काम को कैसे तेजी से आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए सबके सहयोग के लिए हमने सबसे निवेदन किया है। ये सबकी मिलजुल के जिम्मेदारी है कि ये जो सरकार की योजनाएं हैं इसको अच्छे ढंग से, तेजी से और एकदम पारदर्शी ढंग से ये यहाँ पे निर्धारित हों। इंडियन हैंडमेड कारपेट के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से भदोही में इंडिया कारपेट एक्सपो आयोजित किया गया। इस इंटरनेशनल फेयर में 3 दिनों में 67 देशों के 500 विदेशी बायर और उनके प्रतिनिधि शामिल हुए। भदोही कारपेट एक्सपो मार्ट में आयोजित इस फेयर में देश के लगभग 300 कालीन निर्यातकों ने अपने स्टॉल लगाकर खूबसूरत कालीनों को प्रदर्शित किया। इसमें देश के कश्मीर, जयपुर, बीकानेर, पानीपत, आगरा, वाराणसी और मिर्जापुर के कालीन निर्यातकों ने अपने स्टॉल लगाए थे। मैं ये कहता हूँ तीसरा फेयर हमारा है और जिस तरह पूर्वांचल का ये भारत का ये पिछड़ा क्षेत्र है उसमें जिस तरह का इंटरनेशनल शो हुआ है और जिस तरह से बाहर का इनपुट आया है, बाहर जिस तरह से आए और जितने खुश हैं उससे हम लोग बहुत खुश हैं। और भारत सरकार के गिरिराज सिंह जी आए और सारे डिग्नेटरीज आए भारत सरकार से और प्रदेश सरकार के राकेश सचन साहब आए, मंत्री MSME और आलोक कुमार जी आए, जिससे भी मनोबल हम लोग का काफ़ी बढ़ गया है। और ये पूर्वांचल का ये क्षेत्र बनारस से थोड़ा सा 40 किलोमीटर दूर, तो भी जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, जहाँ होटल भी नहीं है उसके बावजूद बहुत अच्छा रिस्पांस है। स्टॉल लगाने से मेले का जो सबसे बड़ा फायदा है मार्केटिंग का ही है और एक्सपोर्ट के व्यवसाय में मार्केटिंग एक महंगा और बड़ा कंसर्न है। जब आप विदेश यात्राओं पे जाते हैं तो काफ़ी पैसे खर्च करने होते हैं, तो इस तरह के मेलों में हमें कम पैसे में अपने प्रोडक्ट को अच्छे से डिस्प्ले करने की सुविधा मिल जाती है। इंटरनेशनल बायर्स आते हैं तो हमारी अच्छी मार्केटिंग हो जाती है। कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन कुलदीप वाटल ने बताया कि इस फेयर से छोटे मझोले कालीन निर्यातकों को काफी मदद मिलती है। जो निर्यातक अमेरिका, जर्मनी के फेयर में आर्थिक कारणों से नहीं जा पाते, उन्हें सरकार के सहयोग से अपने प्रोडक्ट को अपने ही क्षेत्र में प्रदर्शित करने का बड़ा मौका मिलता है। पिछले 3 मेले यहाँ पे हुए, 2 मेले हुए, ये तीसरा मेला है। उसमें सबसे ज्यादा आउटपुट जो बायर्स का आया है या जितने भी नंबर ऑफ बायर्स आए हैं सबसे ज्यादा इस मेले में आए और साथ में हमारे 250 से ऊपर जितने निर्यातक हैं, छोटे मझले दर्जे के निर्यातक हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और सबसे बड़ी खुशी और उत्साह की बात यह है कि हर किसी अपने एक्सपोर्टर ने अपना प्रोडक्ट्स दिखाया, अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट दिखाया और उनको अच्छा बिजनेस मिला। और बायर भी जो आए हैं कम से कम 67 मुल्कों से हमारे अभी तक जो रजिस्टर्ड हुए, तीसरे दिन तक 275 बायर हुए रजिस्टर्ड। और मेरे को उम्मीद है कि कल शाम को ये कंक्लूड होने से ताकि 350 के करीब जाएगी, जो कि अपने में ही एक बहुत बड़ा नंबर है। इस वक्त देश विदेश के हालात जो देख रहे हैं हम, तो मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस हो रही है उसके मद्देनजर 350 बायर आना, और वो भी जो सीरियस बायर हैं जिन्होंने यहाँ बिजनेस कंडक्ट किया, अपना बिजनेस किया, वो बहुत बड़ी बात है। जनपद अलीगढ़ में प्रत्येक ब्लॉक की 4 ग्राम पंचायतों को किया गया स्मार्ट।
इन पंचायत पर सभी सुविधाएं ग्राम वासियों को मिल रही है। फ्री वाईफाई से लैस ये पंचायतें बच्चों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरे, अच्छी सड़कें, कूड़े का निस्तारण, कचरा से कंचन केंद्र पर घूमने के लिए अच्छी ट्रैक, खेलने के लिए खेल मैदान, महिलाओं के लिए शेड व अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं। वहीं गोंडा ब्लॉक की तहसीलदार पंचायत के लोगों का कहना है कि यदि शहर की तरह सभी सुविधा हमें हमारे गाँव में ही मिल रही है तो शहर क्यों जाए। हमारे गाँव में ग्राम पंचायत पर ही हमें सभी प्रकार की सुविधा मिल रही है, एक अच्छा वातावरण भी मिल रहा है, तो हम शहर नहीं जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर जिस तरह से स्मार्ट सिटी बनाए जा रहे हैं, उसी तर्ज पर स्मार्ट ग्राम पंचायतें विकास करने का हम लोगों ने कार्य स्टार्ट किया है। इस स्मार्ट ग्राम पंचायतों के पीछे उद्देश्य ये है कि ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवालय के माध्यम से फ्री वाईफाई की सुविधा, और फ्री वाईफाई नहीं, वहां पर डिजिटल लाइब्रेरी के साथ उस पंचायत सचिवालय पर जन सेवा केंद्र, जिसपे वहां के ग्रामीणों को कहीं बाहर तहसील ब्लॉक जा करके आय, जाति, निवास, जन्म, मृत्यु, परिवार स्टक नकल के लिए चक्कर न लगाना पड़े और ग्राम सचिवालय पर ही उनको सभी सुविधाएं प्राप्त हो जाएं। देखो, आपसे कहीं कोई छुपाव नहीं है, सब कुछ आपके सामने है। स्मार्ट सचिवालय है, ओपन जिम है, बच्चा पार्क है, लाइब्रेरी है, आपका मीटिंग हॉल है, जन सेवा केंद्र है, फ्री वाईफाई है, सीसी कैमरे हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगा हुआ है, सामुदायिक शौचालय है और पंचायत सहायक द्वारा, ग्राम पंचायत सहायक द्वारा आय प्रमाण पत्र, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, जन्म, मृत्यु, राशन कार्ड और निम्न तरह की हमारी पेंशन है, विधवा है, विकलांग है, वृद्धा है, मनरेगा जॉब कार्ड आदि सुविधाएं ऑनलाइन की जाती हैं एक ही छत के नीचे। देखो जी, हमारे गांव में बहुत अच्छी सुविधाएं जो हमारे प्रधान जी ने करी है सुविधा, ऐसी अगर हर गांव सुविधा होने लगे तो जो मान लो कि देश, भारत सब कुछ सुधर जाए। हमारे यहाँ देखो, पहले कोई सुविधा ऐसी नहीं जो स्वच्छता वाली थी, वो अब गाड़ी आ रही है जो कचरा लेने वाली आती है, गीला कचरा अलग लेती है, सूखा कचरा अलग लेती है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी लाइब्रेरी बना दी है, उसमें पुस्तक भी है, सब तरह की सब सुविधाएं उसमें है। ललितपुर में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना अंतर्गत 10 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन के तहत 775 प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनोहर लाल पंत, राज्य मंत्री श्रम एवं सेवायोजन विभाग तथा विशिष्ट अतिथि शिप्रा शुक्ला, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश डिजाइन एवं शोध संस्थान लखनऊ एवं कैलाश निरंजन, अध्यक्ष जिला पंचायत ललितपुर द्वारा बढ़ई, नाई, दर्जी, लोहार, राजमिस्त्री, हलवाई एवं धोबी आदि टेंडों में प्रशिक्षित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस मौके पर जिला उद्योग केंद्र से जुड़े लघु उद्यमियों द्वारा तैयार उत्पादों की एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। आपके लिए हर तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी ने और मोदी और योगी जी ने आपको आगे बढ़ाने का काम किया है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का समापन था, ट्रेनिंग प्रोग्राम था 10 दिवसीय, जिसमें 775 लाभार्थी थे। और इसमें सबसे अच्छी बात यह कि महिलाओं की सहभागिता लगभग 50% की रही, जिसमें BSS5 में सिलाई है, दर्जी है, लोहार है, राजमिस्त्री है, इन सबका प्रशिक्षण 10 दिन के लिए चलाया गया UPIDR के माध्यम से। में विश्वकर्मा श्रम सम्मान का समापन समारोह हुआ, जिसमें 775 प्रशिक्षार्थियों द्वारा अपनी 10 दिवसीय ट्रेनिंग पूरी की गई। इस ट्रेनिंग के उपरांत उन्हें प्रमाण पत्र वितरित किए गए और भविष्य में इन्हें जो भी लाभ जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से देना होगा वो इसका लाभ उठाएंगे ये लोग, और हम लोग इनके साथ भरपूर सहयोग करेंगे। श्रम सम्मान योजना विश्वकर्मा में 10 दिन का सिलाई का ट्रेनिंग लिया है, जिससे मुझे यहाँ बहुत अच्छा सीखने। समाचारों में सब फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।